नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 6th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वो सभी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग से जुड़े हुए हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी इस टॉपिक की जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और एनवायरमेंटल साइंस के फ्री लेक्चर्स और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम अपने 3 दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच एयर डज एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम इन अ डे? एक दिन में औसत इंसान कितनी हवा कंज्यूम करते हैं? 2000 गैलन्स, 1200 गैलन्स, 2200 गैलन्स या नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है 2000 गैलन। इतनी हवा हम एक दिन में कंज्यूम करते हैं। और गैलन्स को लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको लीटर में आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कॉज्ड द ग्रेट लंदन स्मॉग? ग्रेट लंदन स्मॉग, जो लंदन स्मॉग जो हम पढ़ते हैं, वो पहली बार जब हुआ था, क्यों हुआ था? बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ऑयल, इरप्शन ऑफ वोल्केनो, नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है बर्निंग ऑफ कोल, क्योंकि लंदन में ना कि सिर्फ रेलगाड़ियों में बल्कि इंडस्ट्रीज में भी और घरों में भी लोग क्योंकि जाड़े का समय होता था तो कोयला जला के आग तापते थे घरों में, फायर प्लेसेस में और इंडस्ट्रीज में और रेलगाड़ियों में तो कोयले का इस्तेमाल हो ही रहा था। और इन सब से जो धुआं निकलता था उसमें सल्फर बहुत होता था और वो सल्फर जब एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता था तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता था। और पूरी हवा में वो जो स्मॉग होता था, स्मोक प्लस फॉग, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता था और जब वो हवा हम सांस लेते थे, इंसान सांस लेते थे, तो फेफड़ों की बीमारियों से मर जाते थे। यही ग्रेट लंदन स्मॉग था और ये सल्फ्यूरस कोल बर्निंग की वजह से हुआ था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन? इनमें से सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर एयर पोल्यूशन में कौन सा है? ए, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शन, ये नॉट मेंशन्ड हियर। ये तो इन ए बी सी तीनों ही एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, पर इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन जो है वो हमेशा ही कंट्रीब्यूट करता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। क्योंकि फॉरेस्ट फायर रोज नहीं होते हैं और वोल्केनिक इरप्शन भी दशाब्दी में एक दो होते हैं। तो मेनली इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, रोज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट? प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट जैसे निकलता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, और जब प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करता है और फिर एक नया पोल्यूटेंट देता है तो उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। तो यहाँ प्राइमरी पोल्यूटेंट किया गया कहा गया है जो जो कि किसी भी दूषण प्रदूषण से निकलता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड तब बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिएक्ट करता है, तो वो सेकेंडरी पोल्यूशन हो गया। फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी तब बनता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिएक्ट करता है, तो वो भी नहीं। ओजोन, ओजोन भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान पैदा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये अकेला प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो कि कोयले के जलने से या किसी भी सल्फ्यूरस सब्सटेंस के जिसमें सल्फर होगा उस सब्सटेंस के जलने से निकलता है। सल्फर जला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, SO2 बना, तो SO2 इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। और SO2 रिएक्ट करके बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 रिएक्ट करके बनता है नाइट्रिक एसिड। तो ये H2SO4, HNO3 और ओजोन ये सभी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट सिर्फ SO2 ही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है? तो N2O ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है क्योंकि नाइट्रोजन के जलने से होता है। SO2 ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है क्योंकि सल्फर के जलने से होता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट ही है क्योंकि कोई भी सॉलिड जब जलता है तो स्मोक निकलता है और उस स्मोक में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो बी, सी और डी तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट है। पैन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रिएक्शन से बनता है और ये रिएक्शन फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। तो पैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ photochemical smog, it's a secondary pollutant. Question number 6, which of the following primary air pollutants is formed due to incomplete combustion of organic matter? इनमें से कौन सा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट ऐसा है जो ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबशन से होता है? मिथेन नहीं, मिथेन कंबशन का प्रोडक्ट होता ही नहीं है। मिथेन सिंपली एक हाइड्रोकार्बन वाली गैस है, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड या N2O। तो N2O जो होता है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन से होता है, ऑर्गेनिक मैटर से नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो गया, सी में 2 ऑक्सीजन जुड़ गए। पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से होता है। जब कंप्लीट कंबशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का तो बनेगा CO2, और इनकम्प्लीट कंबशन में बनेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर होगा डी। ठीक है। और मेथेन एक कंबशन प्रोडक्ट नहीं है। मेथेन सिंपली ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनता है एनारोबिक कंडीशंस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following devices is installed for the control of fine particulate matter from thermal power plant stack exhaust? तो इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है या डिवाइस है जो फाइन पर्टिकुलेट मैटर के रिमूवल के लिए चिमनी में या स्टैक में लगाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट की चिमनी में? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेंचुरी स्क्रबर्स, FGDs, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजर, या एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन? तो ये फ्लू गैस डिसल्फ्राइजर जो होता है, FGDs, वो सल्फर के रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है। एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्टर्स या एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन सिस्टम ये लेड के मर्करी के रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और वेंचुरी स्क्रबर्स ये दोनों ही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के काम में आता है। पर इन दोनों में से भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है वो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को ज्यादा ही अच्छे से हटाता है। तो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल होता है। सबसे एफिशिएंट डिवाइस फाइन पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए थर्मल पावर प्लांट के स्टैक में जो इंस्टॉल किया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, क्योंकि वेंचुरी स्क्रबर्स का जो होता है एफिशिएंसी वो कम होती है, 50% के लगभग होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या ESPs की एफिशिएंसी 99% तक होती है। What percentage of particulates emitted from cigarette smoking gets deposited into the lungs? तो सिगरेट स्मोकिंग से जो धुआं निकलता है उसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसमें से कितना परसेंट आपके लंग्स में डिपॉजिट होता है? 25, 50, 75 या 100? सही उत्तर है 25%। तो 1/4 जो धुआं निकलता है उसका जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है वो आपके लंग्स में डिपॉजिट होता है। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following air pollutants is more toxic to plants compared to humans? इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जो कि प्लांट्स को के लिए ज्यादा टॉक्सिक होता है कंपेयर टू ह्यूमंस? कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन, VOCs और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ओजोन? सही उत्तर है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन तो हम टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे लिए फ्लोरीन रिलेटिवली कम टॉक्सिक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे फ्लोरीन टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए, पर प्लांट्स के लिए फ्लोरीन बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही टॉक्सिक हो जाता है। उससे नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं लीव्स पर, और लीफ के टिप्स जो बर्न हो जाते हैं, पत्ती की जो टिप होती है, जो पत्ती का जो कोना होता है वो जल जाता है, और पत्ती में बीच बीच में नेक्रोटिक मतलब डेड टिश्यू होते हैं फ्लोरीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, हाई लेवल्स ऑफ लेड एक्सपोजर कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट? तो ज्यादा लेड एक्सपोजर से क्या क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, या अनीमिया? हाई ब्लड प्रेशर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और अनीमिया, ये तीनों ही लेड से होते हैं, लेकिन सिकल सेल अनीमिया लेड से नहीं होता है। सिकल सेल अनीमिया इज अ जेनेटिक डिजीज। अनीमिया लेड से होता है, सिकल सेल अनीमिया नहीं। और अनीमिया में खून की कमी होती है, और सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड कॉर्पसेस होते हैं वो सिकल शेप के, S शेप के हो जाते हैं, और ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये जन्म से ही होता है। ठीक है। आंसर होगा ए। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो गुरुदक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें।